गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम 22 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व अंतरिक्ष सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो विश्व अंतरिक्ष सम्मान देने की घोषणा जो है वो चंद्रयान 3 को की गई है। किसे? चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान देने की घोषणा की गई है। ओके, देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग का इतिहास बनाने वाले, कहाँ पे? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग का इतिहास बनाने के लिए चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। यानी कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसकी लैंडिंग हुई थी, इस कारण जिससे है इसे जो है विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। ठीक है, इस अवार्ड की घोषणा देने की किसके द्वारा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने इस पुरस्कार को देने की घोषणा की है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। देखिए, हमारा तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन जो है ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो आयोजित होगा इटली के मिलान में 14 अक्टूबर को, और इसी सम्मेलन के दौरान जो है चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। ओके, इसी कारण उसे यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा। अब चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? तो इस चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे पी वारामुथुवल। कौन? पी वारामुथुवल जो है इस इसरो के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। ओके, और अभी इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसरो के प्रमुख है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के प्रमुख है। एक चीज़ तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि 1 नंबर का हमारा जिस भी एग्ज़ाम में है, लेकिन ये तो आना ही है, ये तो 100% श्योर है। इसे आप रट के रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाटा खपत के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों देखिए, डेटा खपत के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है रिलायंस जियो। कौन बन गई है? तो रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर हमारा राइट है। रिलायंस जियो जो है वो डेटा खपत के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। देखिए, डेटा ट्रैफिक यानी खपत के मामले में चीन की कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस जियो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ओके, यहाँ पे एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि जो प्रति व्यक्ति डेटा खपत है वो 13.3 GB प्रति माह यानी प्रतिदिन 1 GB से भी अधिक है। ये तो जो मान लीजिए अभी तो फ्री में 5G मिलता है, तो ये तो 1 GB से ऊपर तो होना ही है। यानी कि प्रति व्यक्ति जो डेटा खपत एक आंकड़ा अनुमानित किया गया है वो प्रति महीने 1 GB से भी अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि रिलायंस जियो के अनुसार जो उसका खपत है, रिलायंस जियो के अनुसार उसका खपत जो है 32.8% बढ़कर 44 अरब GB हो गई है। ठीक है, जो बीते साल 13.22 अरब GB थी। यानी कि इसकी जो 1 साल की खपत है उसमें पिछले साल की अपेक्षा इस साल 32.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो 33.2 अरब GB से बढ़कर 44 अरब जो है वो GB हो गई। सॉरी, ये अब नहीं है, ये अरब है, अरब GB हो गई है। ओके, देखिए, कंपनी की बात करें तो जियो के जो सिम है अभी वो लगभग 49 करोड़ लोगों के पास है। जियो के जो सिम हैं वो लगभग 49 करोड़ लोगों के पास है, जिसमें से 13 करोड़ जो है वो 5G के उपभोक्ता हैं। ठीक है, टोटल कंपनी का कनेक्शन अभी इंडिया में 49 करोड़ का है, और इसमें भी 13 करोड़ जो है वो 5G के उपभोग करता है। ओके, तो रिलायंस जियो जो है वो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है?
तो देखिए ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड जो है वो ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी पहला राज्य बना है। चलिए देखते हैं इसमें। ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड बन गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में GEP सूचकांक जारी किया है, यानी कि ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में इसे जारी किया गया। ठीक है। जो राज्य का यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो GEP सूचकांक कितना अनुमानित किया गया, कितना आंका गया? तो 0.95% जो है वो GEP सूचकांक उत्तराखंड का मापा गया है। ठीक है। देखिए हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हेस्को के सहयोग से पर्यावरण के प्रमुख 4 घटकों जल, वायु, वन व मृदा के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया। देखिए जैसा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी किया गया है, किसके सहयोग से? तो हेस्को के सहयोग से। और इस सूचकांक को जारी करने में 4 घटकों को साथ में लिया गया है। उसमें जल है, वायु है, वन है और मृदा है। और इन चारों घटकों को का जब आकलन किया गया तो जो GEP सूचकांक है उत्तराखंड का वो आया 0.95%। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि GEP सूचकांक जारी करने वाला जो उत्तराखंड है वो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का भी पहला राज्य बन गया है। ओके, अब यहाँ पे जब हेस्को की बात हुई है जो कि इसके सहयोग से किया जा रहा है, तो हेस्को के संस्थापक कौन है? तो हेस्को के संस्थापक है पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। कौन है? पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो है वो हेस्को के संस्थापक है। यानी कि हेस्को के सहयोग से 4 घटकों के साथ में लेकर 4 घटकों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी 7वीं जनसंख्या एवं आवासीय जनगणना 2023 के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी आंकी गई है? तो पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो 38 लाख जो है वो आंकी गई है। कितनी जो है वो 38 लाख जो है इनकी जनसंख्या हुई है पाकिस्तान में हिंदुओं की। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले ये 35 लाख थी, इससे बढ़कर जो है ये 35 लाख हो गई। चलिए देखते हैं डिटेल में। देखिए पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी 7वीं जनसंख्या एवं आवासीय गणना 2023 के अनुसार पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या 24 करोड़ है और उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी है? वो 38 लाख इसमें हिंदू हैं। यानी कि पाकिस्तान की टोटल 24 करोड़ की जनसंख्या में 38 लाख हिंदू हैं। और ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया? याद रखिएगा कि पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा ये आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है और 7वीं जनसंख्या एवं आवासीय गणना है ये। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 2017 में हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो 35 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 38 लाख हो गई है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, जो कुल जनसंख्या है 2017 में, कुल जनसंख्या में 2017 में 1.3% हिस्सेदारी थी। यानी कि 2017 में जो पाकिस्तान की जनसंख्या थी उसमें जो हिस्सेदारी थी 1.37% थी, जो 2023 है, सॉरी ये 30 नहीं है, 2023 में घटकर 1.61% हो गई। यानी कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लोगों की जनसंख्या है वो हमारे हिंदुओं की जनसंख्या से ज़्यादा हुई है, तो जो ये परसेंटेज रेट है वो कम हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है? तो दोस्तों देखिए उत्तर भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर क्लिनिक है वो लखनऊ में शुरू किया गया। लखनऊ में कहाँ? लखनऊ के PGI में। कहाँ पे? लखनऊ के PGI में जो है वो उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। देखिए संजय गांधी PGI लखनऊ में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई। देखिए सीधी सी बात समझिए, इसको जारी करने का एक ही उद्देश्य है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके और
उनके जो गैर स्वास्थ्य ज़रूरत है, यानी कि वो अपना कभी जेंडर चेंज करते हैं या जो भी उनकी शरीर की गैर ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इस क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ठीक है, समझिए। ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज में स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने और उनके गैर स्वास्थ्य ज़रूरत, ठीक, जैसा कि उन्हें मान लीजिए कभी वो अपना लिंग ट्रांसफर चेंज कराते हैं, जो भी कराते हैं, तो यही कहा गया कि उनके गैर स्वास्थ्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ओके, देखिए कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट में न्यूज है, एक बार हम उन्हें रिवाइज कर लें। चलिए, देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की गई। पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत कहाँ की गई, तो हमारे यूपी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक है, अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि प्रयागराज के मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ के, तो प्रयागराज के मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में 16 से 12 जुलाई 2024 के मध्य, 16 से 22 जुलाई 2024 के मध्य जो है वो भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो पूछ सकता है कि हमसे कि भूजल सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश में कब से कब तक, तो 16 से 12 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रयागराज में संविधान जागरूकता पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे, प्रयागराज में। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ, जब भी, जो कि हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा है कि इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने निजी वजहों से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है। देखिए चर्चा में आ गया यूपीएससी, क्योंकि पूजा, उनका नाम क्या है, पूजा खेड़कर। देखिए पूजा खेड़कर विवाद के बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मनोज सोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हमारा है। तो मनोज सोनी जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूजा खेड़कर विवाद के बाद जो है निजी वजहों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, देखिए पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किसने दे दिया, तो मनोज सोनी ने। देखिए उन्हें 16 मई 2023 को, ये मई है, 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2023 यानी कि पिछले साल 16 मई 2023 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और जो उनका कार्यकाल है ना वो 15 मई 2029 तक था। लेकिन उन्होंने पूजा खेड़कर विवाद के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए दो करंट के न्यूज यहाँ से बनेंगे कि इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था, तो मनोज सोनी। ठीक है, अब नई नियुक्ति होगी तो एक वो भी करंट का न्यूज बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आएगा कि किस विवाद के कारण, तो पूजा खेड़कर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट मुस्लिम इन न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो ये पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट मुस्लिम इन न्यू इंडिया, ये लिखी गई है प्रोफेसर हिलाल अहमद। किसके द्वारा, प्रोफेसर हिलाल अहमद, हमारा ऑप्शन ए राइट है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखिए जो ये तो पुस्तक ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, प्रोफेसर हिलाल अहमद के द्वारा। जो इम्पोर्टेंट जुलाई मंथ की पुस्तकें एक बार हम रिवाइज कर लें। मनोज वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है द डेफिनेटिव बायोग्राफी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, यानी कि मनोज वाजपेयी की जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। वीर अब्दुल हमीद से संबंधित किताब है मेरे पापा परमवीर। मेरे पापा परमवीर, पूछ सकता है कि ये किताब किससे संबंधित है, तो वीर अब्दुल हमीद से संबंधित है। इसी किसने लिखा है, एस रामचंद्रन ने लिखा है। ठीक है, ईडी फाइंड अ होम, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल्पना किल्लावाला, किसके द्वारा, अल्पना किल्लावाला के द्वारा लिखी गई है। और
आई हैव द स्ट्रीट, ये रविचंद्र अश्विन द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विराट कोहली का ब्रांड वैल्यू क्या है। देखिए, जो ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की, उसमें विराट कोहली का जो ब्रांड वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर ए $228 मिलियन। $228 मिलियन के साथ ये सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2023 में पहले स्थान पर हैं। ओके, और दूसरे स्थान पर 203.01 मिलियन डॉलर के साथ जो है वो रणबीर कपूर हैं। ओके, चलिए देखते हैं सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में 228 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ, कितनी, तो 228 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली जो है वो प्रथम स्थान पे हैं। ठीक है, देखिए जो ये रिपोर्ट है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन का, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये क्रॉल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये क्रॉल द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने भी पढ़ा कि 203.01 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ रणवीर सिंह जो है वो दूसरे स्थान पर है, और 120.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शाहरुख खान जो है वो तीसरे स्थान पे। यानी कि इस जो ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है 228 मिलियन डॉलर के साथ जो है वो हमारे विराट कोहली पहले पे हैं, 203.01 मिलियन डॉलर के साथ रणवीर सिंह जो है वो दूसरे पे, और 120.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शाहरुख खान जो है वो तीसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय सेना के कुल कितने खिलाड़ी शामिल होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें टोटल 117 खिलाड़ी शामिल होंगे, और उसमें भारतीय सेना के कुल 24 खिलाड़ी शामिल होंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट है, इसमें भी 2 जो है वो महिलाएं शामिल होंगी 24 में। ठीक है, याद रखिए इसे। चलिए दोस्तों, जो पिछले क्लास का है यानी कल के जो इम्पोर्टेंट हमने करंट देखे तो उसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग से वो उतरे ना। चलिए देखिए, हाल ही में किसे न्यूजीलैंड का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमारा ऑप्शन था, हमारा राइट आंसर क्या था, हमने कल क्या पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर लुक्सन को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दूसरी बार। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच जो है वो मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर, इगोर स्टिमेक के स्थान पर मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी कृषि उत्पादन निर्यात राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे। तो कृषि उत्पाद निर्यात राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष पर है हमारा गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर यूपी है, चौथे पर हरियाणा है, और पांचवें पे हमारा आंध्र प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हट गया है, जो इसका डिटेल था वो आ गया है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि INS दिल्ली को ये था कि किसे जो है वो फ्लीट अवार्ड बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे जो है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों INS दिल्ली को जो है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 के वार्षिक समारोह के अवसर पर बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आयोजन इसका कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया, और जो ऑप्शन में हमारा कल INS कवारती था उसे बेस्ट शिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत का स्थान जो था, स्थान क्या हमने पढ़ा है कल, हमने पढ़ा है कि स्थान जो 124वां स्थान है। इससे पहले जो जून में रिपोर्ट आई थी उसमें जो स्थान था 121 था, यानी कि 3 अंकों की हमें डिमोशन हो गया। हमारा 121 था पहले, 124 हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 अभी फिलहाल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में CSK द्वारा कहाँ पर इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की जाएगी। तो CSK द्वारा जो है सिडनी में जो है वो इंटरनेशनल सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की जाएगी। इस USA में भी इसे स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हो कि चर्चा में रही गेवरा एवं कुशमुंडा कोयला खदान
किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में एस जयशंकर के द्वारा, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा इसे किया गया। ओके, ठीक है। कहाँ पे किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोटेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया है। उनका संबंध किस राज्य से? देखिए, कोटेश्वर सिंह को जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया है वो मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पहले जस्टिस हैं, यानी कि ऑप्शन जो है ए राइट है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे आज के, उनको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, और जो कल के वीडियो थे उन्हें भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के ग्रुप में से ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों यकीन मानिए इम्पोर्टेंट करंट है, एग्ज़ाम जो भी होगा आप एक बार देखिएगा, जाके पढ़ के इस कंटेंट को जरूर यहाँ से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन बता दें कि दोस्तों हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं डेली पिछले क्लास के करंट अफेयर को 2 से 3 मिनट में रिवाइज कर दूंगा। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जाके कीजिए। आज मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाइए हमारे यूट्यूब में और जाके आप चेक कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।